फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 3.4 पे, जो कि आपको सीरियल वाइज से एक 1 बाय 1 जो है आपको टोटल यूनिट के वीडियो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आज हम बात कर रहे होंगे यूनिट 3.4 पे, जो कि हमारा है सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स एंड स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा के लिए हितधारकों और स्कूल को संवेदनशील बनाना। ये हमारा मेन टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना इसमें ज़रूरी है कि इसमें एक दो वर्ड आए हैं, वो है सेंसिटाइजिंग एंड स्टेक होल्डर्स, मतलब जो आपके हितधारक हैं उनको संवेदनशील बनाने की बात की गई है। तो समझना ज़रूरी ये है कि इसके होल्डर्स किसे कहते हैं, कौन होते हैं इसके होल्डर्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम इसको ही समझेंगे। शिक्षा में जो आपका हितधारक का मतलब होता है, अगर हम देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों से हमारा तात्पर्य होता है जो किसी स्कूल और उसके छात्रों के कल्याण और सफलता में निवेश करते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो बच्चे हैं, वो जो व्यक्ति बच्चे के हित में, बच्चे के कल्याण में अपना योगदान देते हैं, वो सभी इसके होल्डर के अंतर्गत आते हैं। मतलब हितधारक या हितधारक का मतलब क्या है कि सभी लोग जो कि बच्चे की प्रोग्रेस में, बच्चे के डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, इसके होल्डर्स कहते हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्कूल प्रशासक भी जो है शामिल हो सकता है, टीचर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि टीचर भी कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट में अपना रोल निभाते हैं। जो वहाँ के कर्मचारी हैं, मतलब स्कूल के जो कर्मचारी सदस्य होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच्चे के डेवलपमेंट में रोल होता ही है। उनके जो सहपाठी हैं, मतलब साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके पीयर्स जो उनके हैं, उनका भी रोल होता है, वो भी इसके होल्डर्स के अंतर्गत ही आएंगे। बच्चे के जो माता पिता हैं या परिवार और बच्चे के समुदाय के जो भी सदस्य हैं, वो सभी लोग, स्थानीय व्यापारी जो नेता हो जाएंगे, जो भी निर्वाचित अधिकारी है, मतलब कोई भी नेता है, तो कहीं ना कहीं उनकी कोई भी पॉलिसीज है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में अपना रोल निभा रही है, तो उन सभी को जो है हम इसके होल्डर के अंतर्गत, मतलब हितधारक के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल बोर्ड के जो सदस्य हैं, जैसे एसएमसी बनता है, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनता है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो सदस्य आ रहे हैं वो भी बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के और डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई प्लान क्रिएट करते हैं, तो वो लोग भी शामिल इसमें हो जाएंगे। और अगर हम बात कर रहे होंगे तो जैसे शिक्षक संघ है और अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, कोई हिंदी का टीचर, मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर, तो अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, विषय विशेष जो टीचर होते हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं इसमें। मैंने आपको बताया, तो मतलब वो सभी लोग ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो वही बातें निकल के आएंगी कि बच्चे के डेवलपमेंट में अगर कोई थोड़ा सा भी रोल निभा रहा है तो उन सभी को हम इसके होल्डर के अंतर्गत लाएंगे। भारत सरकार जो है आपने पढ़ा होगा अभी इसके जस्ट पहले एक या दो वीडियो जस्ट पहले जो है हमें पढ़ना था SSA के बारे में, ठीक है, जो भी नीतियां या जो भी पॉलिसीज जो है निकाली गई थी विशेष बच्चों के लिए, वो हमें पढ़ना था। तो उसमें जो सर्व शिक्षा अभियान आपने पढ़ा होगा, जिसे हम SSA कहते हैं, तो ये सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से या और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, यहाँ पे एक ही इंक्लूड किया गया है, जो कि बच्चों के लिए क्या है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए निधि आवंटन करती हैं। निधि आवंटन का मतलब है अनुदान देती हैं, लेकिन ऐसा करने से जो है हमें हितधारकों को उपयुक्त रूप से तैयार और शामिल करने की ज़रूरत है। हमें निधि तो प्राप्त हो सकती है, बहुत सारी पॉलिसीज से हमें धन प्राप्त हो सकता है, बट उस धन का सही ढंग से उपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी हितधारक हैं, मतलब जो भी मेंबर्स हैं जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उन सबको हमें तैयार करना है, उन सबको हमें जागरूक करना है, ताकि वो लोग उस निधि का, उस धन का जो है सही रूप से बच्चे के डेवलपमेंट में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्ग जिनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बच्चे की शिक्षा में हित है, मतलब बच्चे की शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, जैसे
कोई नेता होता है तो वो नेता डायरेक्ट आकर के बच्चे के डेवलपमेंट में अपना भूमिका नहीं निभाएगा कि हाँ वो बच्चे के साथ लगेगा, अपना टाइम देगा बच्चे को और वो जो है बच्चे के डेवलपमेंट में अपना योगदान देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है उनकी ही पॉलिसीज कोई है, उनकी ही कोई योजना है जिसको दूसरे लोग जो है उसको बच्चे पे लागू कर रहे हैं, बच्चे के लिए वो डेवलप कर रहे हैं। तो चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से कोई मेंबर हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से कोई मेंबर है, चाहे वो कैसा भी मेंबर हो, अगर वो बच्चे की शिक्षा में अपना भूमिका निभा रहा है तो उन सभी को हम इसके होल्डर के अंतर्गत रखेंगे। और समावेशन की सफलता के लिए ज़रूरी है कि जितने भी हितधारक हैं, ठीक है, उन सभी का सहयोगात्मक प्रयास जो होता है वो इसके होल्डर्स में निहित होता है। जितने भी लोग होंगे समावेशन के लिए ज़रूरी है कि जो भी इसके होल्डर्स हैं, जो भी हितधारक हैं बच्चे की शिक्षा में, उन सभी के जो है उन सभी को प्रोत्साहित किया जाए और उन सभी के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक एक करके हम कुछ इसके होल्डर्स पे बात कर रहे होंगे। ओवरऑल वैसे बहुत सारे इसके होल्डर्स हैं और उन सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, बट हमें यहाँ पे कुछ मेन इसके होल्डर्स के बारे में जानना है और वो बच्चे के डेवलपमेंट में कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। सबसे पहले हम जानेंगे विशेष शिक्षक के बारे में कि विशेष शिक्षक जो होते हैं उनकी वो क्या होते हैं, मतलब स्पेशल एजुकेटर हम किसे कहते हैं और उनकी भूमिका जो है वो कैसे हो सकती है। जो विशेष शिक्षक होते हैं वो RCI द्वारा रजिस्टर्ड जो D.Ed या B.Ed डिप्लोमाधारी स्टूडेंट होते हैं, मतलब जिन्होंने D.Ed किया हुआ है या फिर इन्होंने स्पेशल फील्ड में जिन्होंने B.Ed कर रखा है, या फिर ऐसे अदर कोर्स भी हैं जिनके थ्रू जो है वो स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं वो तैयार होते हैं। तो जो RCI द्वारा अनुमोदित हैं, जो विशेष शिक्षकों के जो शैक्षिक कार्यक्रम चलते हैं, तो शैक्षिक कार्यक्रम का मतलब यही है कि जिन्होंने D.Ed या B.Ed स्पेशल फील्ड में कर रखा है। तो ऐसे जो विशेष शिक्षक हैं वो विशेष स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षक बनने के लिए तैयार करते हैं। तो विशेष शिक्षक कौन होते हैं, आप ये बहुत अच्छे समझते हैं कि जिन्होंने D.Ed या B.Ed या स्पेशल फील्ड में कोई कोर्स चल रहा है जो कि टीचर्स के लिए है, तो उसको करने के बाद और RCI में रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है विशेष शिक्षक बन सकते हैं, या विशेष शिक्षक को इस तरीके से ही तैयार किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान ने उनके लिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था में संसाधक शिक्षक बनने के लिए भी अवसर खोल दिए हैं। संसाधन शिक्षक का मतलब रिसोर्स टीचर अगर हम बात करते हैं तो जो अगर हम आपने IT टीचर का नाम सुना होगा, इंटीग्रेटेड टीचर्स, तो वही टीचर्स जो होते हैं वो आपके रिसोर्स टीचर कहलाते हैं। ठीक है, IT टीचर जो होते हैं जो कि उनको 2-4 स्कूल दिया जाता है, तो उनको क्या है कि जहाँ पे मान लीजिए कोई प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, वो सामान्य बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल है, तो उस प्राइमरी स्कूल में अगर कोई 1-2 स्पेशल चाइल्ड्स पढ़ते हैं तो उनके लिए जो शिक्षक होते हैं ये समय समय पर जा करके उन बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हैं। उन बच्चों को अगर उनकी कोई स्पेशल नीड है और उनको अलग से कोई हेल्प चाहिए तो ये टीचर्स जो है आके कि उन बच्चों को स्पेशल से जो हेल्प चाहिए वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको ही हम IT टीचर कहते हैं। तो RCI ही जो है ऐसे IT टीचर या फिर आप संसाधन शिक्षक कह सकते हैं, इनको तैयार करता है, जहां उनसे नियमित स्कूलों में नियमित रूप से आने वाले और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में नियमित शिक्षकों के भागीदार के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई कि उसमें क्या होता है, नियमित स्कूलों में नियमित रूप से आने वाले और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में नियमित शिक्षकों के भागीदार के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। मतलब जो ये आपके संसाधन शिक्षक होते हैं, तो ये जो संसाधन शिक्षक होते हैं, ये जो नियमित स्कूल चलते हैं, इन नियमित स्कूलों में जो नियमित रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आ रहे हैं, मतलब जो बच्चे आपके जनरल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और लेकिन वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनमें किसी भी प्रकार की अगर डिसेबिलिटीज़ है या उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनको जा कर के जो विशेष रूप से उनको हेल्प प्रदान करते हैं वही आपके संसाधन शिक्षक
कहलाते हैं। और जैसे जैसे भूमिकाएं बदलती हैं, मतलब जैसे जैसे समय बदलता है और भूमिका बदलती है, वैसे वैसे शिक्षकों की तैयारी में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये सबसे बड़ा एक टीचर का गुण भी होता है कि जैसे जैसी स्थिति है, जैसी मांग है समय की, उसी हिसाब से उसमें खुद को ढालना ही एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे मान लीजिए कोविड आया था, तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनको ऑनलाइन स्टडी के बारे में या फिर ऑनलाइन कैसे स्टडी की जाती है, करवाई जाती है, उनको नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे समय था कि हाँ उस टाइम ऑनलाइन ही चल सकता था, तो वो ऑनलाइन में ही ढल गए। ठीक है, तो ये एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है। और जैसे जैसे भूमिका बदलती है, वैसे वैसे शिक्षक अपनी तैयारी में भी परिवर्तन करता है। तो ये विषय शिक्षक क्या होते हैं, और इनको संवेदनशील बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब इनके पास जानकारी रहेंगी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझेंगे, तो बच्चे के डेवलपमेंट में अपनी एक अहम भूमिका निभा पाएंगे। अब बात कर रहे होंगे कक्षा और विषय शिक्षक की। विषय शिक्षक का मतलब है कि कोई किसी पार्टिकुलर किसी विशेष क्षेत्र से रिलेटेड टीचर जो होंगे उनको हम विषय शिक्षक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई आर्ट का टीचर है, तो फिर वो आर्ट क्षेत्र को देखेगा, तो वो एक विशेष मतलब विषय शिक्षक है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। समावेशी शिक्षा जो होती है या समावेशी स्कूल में क्या होता है कि हालांकि सभी बच्चों की शिक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो नियमित शिक्षक के पास होती है। मतलब जो समावेशी विद्यालय है, वैसे समावेशी विद्यालय में हर एक बच्चे की जिम्मेदारी हर एक टीचर्स की होती है। ठीक है, संसाधन शिक्षक से जो रिसोर्स टीचर्स होते हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों का समर्थन करके समावेशी शिक्षा की सुविधा प्रदान करें। मतलब जो कि रिसोर्स टीचर्स होते हैं उनसे यह उम्मीद की जाती है, जो ये आपके स्पेशल, इनको हम कह सकते हैं ना विशेष शिक्षक, क्योंकि ये किसी स्पेशल पार्टिकुलर किसी एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान देकर के ये चीज़ों को बच्चों को सिखाएंगे। तो इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो ये नियमित स्कूल है, मतलब प्राइमरी स्कूल तो नियमित स्कूल ही, एक रेगुलर स्कूल ही होगा। ठीक है, तो उस रेगुलर स्कूल को क्या है कि एक समावेशी स्कूल में बदलने का प्रयास जो होता है वो संसाधन शिक्षक या जो विषय विशेष शिक्षक होता है वो करता है। और यह भी माना जाता है कि जो संसाधन शिक्षक हैं अक्सर इन बच्चों की शिक्षा के संबंध में नियमित शिक्षकों के साथ प्रभावी ढंग या पर्याप्त रूप से संवाद नहीं करते हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। कभी कभार यह भी देखा जाता है कि जो संसाधन शिक्षक होते हैं वो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि वो सिर्फ बच्चों को संभालें, ठीक है, या फिर बच्चों को ही विशेष बच्चों पे ही ध्यान दें। उनकी जिम्मेदारी यह भी होती है कि जो ये रेगुलर टीचर जो हैं, जो भी जनरल टीचर हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी अगर ज़रूरत है तो उनसे भी अच्छे ढंग से संवाद करके उनको भी विशेष बच्चों के बारे में जानकारियाँ प्रदान करें कि कैसे उन बच्चों को हैंडल करना है। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि वो अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बखूबी निभा पाएँ। इसका परिणाम क्या होता है कि शिक्षकों में समन्वय की कमी के रूप में होता है, अतः समावेशन के उद्देश्यों को विफल कर देता है। अगर जो एक रिसोर्स टीचर है वो ठीक ढंग से जो रेगुलर टीचर हैं या जो जनरल टीचर है उनसे अगर संवाद नहीं करता है या फिर विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को कैसे हैंडल कर सकता है, एक मतलब जनरल टीचर अगर उनसे वो बातें नहीं करता है, उनको नहीं समझाता है, तो जो समावेशन है वो कहीं ना कहीं उसकी तालमेल में या समावेशन को सफल बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। सभी हितधारकों को एक सहज निर्बाध समावेशन के लिए उपयुक्त रूप से तैयार किया जाए। और ज़रूरी यह है कि जितने भी टीचर्स हैं, फिर वो कोई स्पेशल टीचर हो या कोई जनरल टीचर हो, सभी को जो है इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो सभी बच्चे की आवश्यकताओं को ठीक ढंग से समझ सके और वो बच्चे की जो भी नीड है उसको फुलफिल करने में अपना योगदान दे सके। अब बात कर रहे होंगे पीयर्स की, मतलब जो साथी हैं, जो सहपाठी हैं, जो साथ में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के साथ उनकी बात करेंगे। तो जो विकलांग और विशेष आवश्यकता वाले उनके साथियों को शामिल करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। मतलब कि बच्चों को एक समावेशी स्कूल को, एक समावेशन को सफल बनाने के लिए ज़रूरी यह है कि बच्चे के जो पीयर्स हैं, मतलब जो उनके साथी हैं, जो सहपाठी हैं, उनको भी संवेदनशील बनाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि एक स्पेशल बच्चा अगर वो डायरेक्ट जो है उसका एडमिशन जो है हुआ है जनरल बच्चों के साथ वो बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो
मतलब एक हीन भावना जो है, मतलब एक भारी अनुभव जो है हम कह सकते हैं कि वो महसूस करेगा। लेकिन अगर पीयर्स का सहयोग रहता है, मतलब पीयर्स उसके साथ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर की जो हीन भावना है उसको कम किया जा सकता है। अचानक से बच्चा जो है 8-10 लोगों के साथ पढ़ रहा था, आप जानते हैं ना कि एक पीआरटी टीचर जो होता है, मतलब स्पेशल पीआरटी टीचर जो होगा, तो स्पेशल पीआरटी टीचर में क्या है कि 1:10 का है कि मतलब एक शिक्षक पे जो है 10 बच्चे आपको मिलेंगे। तो बच्चा क्या है कि 10 लोगों के साथ पढ़ के आया है, अचानक से वो एक बड़ी क्लास में, मतलब एक छोटे एरिया में वो पढ़ के आया है, एक छोटे क्लास में वो पढ़ के आया है जिसमें 8-10 बच्चे ही थे और बिल्कुल उसके जैसे ही बच्चे थे। लेकिन जब वो एक समावेशी स्कूल में जाता है और एक बड़े एरिया को देखता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है, मतलब वो 10 बच्चों के साथ पढ़ के आया है, 40-50 बच्चों को एक साथ बैठा देख रहा है, उसके साथ बैठ रहा है, तो अगर बच्चे सहयोग नहीं करेंगे, अगर जो है बच्चे सहयोग नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं उसके साथ लगे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में हीन भावना रहेगी और वो खुद को जो है एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बच्चे जो है भावात्मक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं के साथ उसके साथ बच्चे के साथ लगे हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का जो इमोशनली बच्चा अनस्टेबल रहता है, वो बच्चा स्टेबल की कैटेगरी में आएगा और अपने आप को उन बच्चों के साथ अच्छे ढंग से सामान्य बैठा करके जो है वो अपनी तरक्की, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे माता पिता की, मतलब पेरेंट्स की। इस पेरेंट्स में आपको 2 तरह के माता पिता देखने को मिलेंगे। एक जनरल टीचर के जो माता पिता रहते हैं, मतलब जनरल बच्चों के जो माता पिता रहते हैं, और एक जो स्पेशल बच्चों के माता पिता रहते हैं। देखिए, जो स्पेशल के माता पिता, मतलब स्पेशल बच्चों के जो माता पिता होते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे हैं, मतलब हमारे स्पेशल बच्चे हैं, वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो उनके मन में हीन भावना रहेगी, खुद को कमज़ोर समझेंगे, डीमोटिवेट होंगे, तो उनके मन में ये सारी आशंकाएं जो रहती हैं वो होती हैं। अगर वही दूसरी तरफ बात करते हैं तो एक जो सामान्य बच्चों के माता पिता हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि हमारे बच्चे हैं, ठीक हैं, वो अगर दिव्यांग बच्चों के साथ रहेंगे तो उनके मन में भी उन बच्चों को देख करके जो है बच्चे कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है, मतलब तरह तरह के जो विचार हैं, नकारात्मक विचार कह सकते हैं कि वो माता पिता के मन में आते हैं। और ये जो नकारात्मक विचार होते हैं, ये नकारात्मक विचार कहीं ना कहीं समावेशन को सफल बनाने से रोकते हैं। तो ज़रूरी है कि इन लोगों को भी जो है, जो माता पिता हैं या जो भी परिवार के अन्य सदस्य हैं, इनको भी संवेदनशील बनाया जाए, ठीक है। इनको संवेदनशील बनाने का मतलब क्या होगा कि इनको संवेदनशील बना करके हम क्या कर सकते हैं कि जो समावेशन है उस समावेशन को हम सफल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे स्कूल प्रशासक की। तो स्कूल प्रशासक में क्या है कि इस समावेशन को सफल बनाने के लिए स्कूल प्रशासक एक अन्य घटक है। स्कूल प्रशासक क्या होता है? एक अन्य महत्वपूर्ण घटक होता है। व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए, जैसे जो स्कूल प्रशासक होता है उसका रोल जो होता है वो एक बहुत बड़ा होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसको जो है हर तरह के बच्चों को मैनेज करना है, हर तरह के बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी है। जैसे कोई व्हीलचेयर उपयोग करता है उसके लिए रैंप की व्यवस्था प्रदान करना, हर एक बच्चे की कक्षाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, हर एक तरह की मतलब क्लासरूम में उपयुक्त रोशनी की व्यवस्था है उसको देखना, हवादार कमरे हों उसकी व्यवस्था करना, जो बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं वो ऐसी व्यवस्था करना कि वो टीचर को स्पष्ट रूप से देख सके। ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं तो स्कूल प्रशासक जो होता है उसकी जिम्मेदारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसको हर एक बच्चे की नीड को फुलफिल करना है, और तरह तरह के बच्चे हैं और हर एक बच्चे में अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ है, और हर अलग अलग तरह के डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में इन्वॉल्व करना अपने आप में एक बहुत भारी टास्क हो जाता है, जो कि स्कूल प्रशासक को फुलफिल करना रहता है। तो ये सब स्कूल प्रशासक की जिम्मेदारी है ताकि पहुंच और बाधा जो है मुक्त सुनिश्चित वातावरण जो है वो एक अच्छे वातावरण में जो है वो हो सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासक का रवैया, ठीक है, मतलब चलो मैनेजमेंट तो ठीक है कि स्कूल का मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि हर एक बच्चे की नीड को फुलफिल कर सके, लेकिन उसमें भी ज़रूरी ये है कि जो प्रशासक का रवैया है, मतलब अन्य हितधारकों को वो प्रभावित करता है, जो प्रशासक का व्यवहार है, रवैया यहाँ पे हम कह सकते हैं उसका जो व्यवहार है,
ठीक है, वो भी प्रभावित करता है। अगर प्रशासक का व्यवहार जो अन्य हितधारक हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, पीयर्स ग्रुप हैं, ठीक है, पीयर्स हैं उसके बच्चे के, या फिर अगर जो विषय शिक्षक या विशेष शिक्षक होते हैं उनके साथ है, इनके साथ अगर टीचर प्रशासक का रवैया अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट को जो है वो बढ़ाएगा। लेकिन अगर वहीं प्रशासक का व्यवहार अच्छा नहीं है, या फिर अगर कह सकते हैं कि प्रशासक जिम्मेदार नहीं है, तो बच्चे के डेवलपमेंट को जो है वो प्रभावित कर देगा। हमेशा जो प्रशासक होता है उसका दृष्टिकोण समावेशन के प्रति, उसका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण होने से क्या होगा कि उससे बच्चे के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में और हर एक जो भी उसके अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी जो है वो मोटिवेशन मिलता है अगर एक अच्छा प्रशासक होता है। मतलब अगर लीडर अच्छा है तो जो अदर मेंबर्स हैं वो भी अच्छे से वर्क करेंगे। लेकिन अगर लीडर ही कमज़ोर है, लीडर का व्यवहार ही रूडली है, वो अपनी तानाशाही चला रहा है, ठीक है, तो फिर जो है वो अच्छा बच्चे के डेवलपमेंट जो होगा वो अच्छा नहीं हो पाएगा। भारत सरकार ने क्या है कि समावेशी शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और इसे सफल बनाने के लिए, मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आया आपके सामने समावेशी शिक्षा, अपने आप में समावेशी शिक्षा को सही ढंग से लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। ठीक है, जो ये समावेशी शिक्षा है इसको लागू करना चुनौती का काम है। आप खुद सोच सकते हैं तरह तरह के बच्चे हैं, हर एक बच्चे की अलग अलग नीड है, अलग अलग बच्चे के अंदर एबिलिटी है। 2-3 टीचर मिल करके इतने सारे बच्चों की अलग अलग एबिलिटी को अगर मैनेज कर रहे हैं, अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों को अगर एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे पढ़ाने का टास्क है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन और हम उस टास्क को तभी पूरा कर सकते हैं जब हर एक इसके होल्डर्स, जो हर एक प्रकार के हितधारक हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट में उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो सभी अगर सही ढंग से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का मतलब क्या है कि अगर वो अपना सही ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, सही ढंग से काम करते हैं, फिर वो विशेष शिक्षक हो, पेरेंट्स हो, पीयर्स हो, कोई भी मतलब कोई भी अदर जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं मतलब प्रशासक हैं, वो सब हों, अगर वो सही ढंग से काम कर रहे हैं तो हम समावेशी शिक्षा जो है इसके प्रयास को हासिल करने में हम सफल हो सकते हैं। मतलब जो समावेशी शिक्षा है इसको सफल बनाने में हम तभी सफल हो पाएंगे, हमारा उद्देश्य समावेशी शिक्षा को लेकर के जो है वो तभी सफल हो पाएगा जब सभी हितधारक, सभी इसके होल्डर्स मिल करके बच्चे के डेवलपमेंट में अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाएंगे। तो ये था आपका पूरा 3.4। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छी लगी, आपको इसमें कुछ कमियां लग रही हैं, वो सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो तक हम उसको सुधार करके आपके सामने प्रेजेंट कर पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।